हेलो स्टूडेंट्स, आइए पढ़ते हैं आरोप काव्य खंड की अगली कविता पतंग। इसके कवि हैं आलोक धनवा जी। यहाँ पर कवि ने पतंग के बारे में और पतंग उड़ाने वाले बच्चों के बारे में बताया है। कहते हैं, सबसे तेज बौछारें गईं, भादो गया, सवेरा हुआ, खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, शरद आया पुलों को पार करते हुए, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए जोर जोर से, चमकीले इशारों से बुलाते हुए, पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को, आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उठ सके। दुनिया की सबसे पतली, हल्की और रंगीन चीज, दुनिया का सबसे पतला कागज उड़ सके, बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके, कि शुरू हो सके सीटियों और किलकारियों की तितलियों जैसी नाजुक दुनिया। कवि कहते हैं कि सबसे तेज बौछारें गई, भादो गया, कि भादो का महीना चला गया। भादो हिंदी महीनों के नामों में आता है। कहते हैं भादो का महीना चला गया है, अर्थात भादो का जो महीना होता है वो बारिश का महीना होता है। और इसी आधार पर वो कहते हैं कि सबसे तेज बौछारें गई, कि बारिश का महीना है भादो और उसमें बारिश होती है। अब जब भादो का महीना ही चला गया है या समाप्त हो गया है तो बौछारें अर्थात बारिश भी समाप्त हो गई है। सवेरा हुआ और सवेरा हो गया है। अब भादो के समाप्त होने के बाद अगले महीने के प्रारंभ होने को वो एक सवेरा मानते हैं। वो कहते हैं कि सवेरा हो गया है। और सवेरा कैसा हुआ है? खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा। वो कहते हैं कि जो सवेरा हुआ है उस समय लालिमा छाई हुई होती है, और उस लालिमा का वर्णन वो करते हैं या उसको उपमा देते हैं खरगोश की लाल आंखों से। खरगोश की आंखें लाल होती हैं, तो इस उपमा के माध्यम से वो कहते हैं कि जिस तरह पूरा खरगोश सफ़ेद होता है और उसकी आंखें लाल होती हैं, उसी तरह साफ आसमान में लालिमा छाई हुई है, ऐसा सवेरा हो गया है। अब भादो का महीना चला गया तो अब क्या होगा? शरद आया, शरद ऋतु का मौसम आ गया है। तो कहते हैं कि शरद आया पुलों को पार करते हुए। अब कवि हैं, कवि का मन तो कल्पना करता ही रहता है, तो वह अपनी कल्पना के आधार पर शरद ऋतु को एक बच्चे के समान मान रहे हैं और उसी रूप में उसका वर्णन करते हुए हमें बताते हैं कि शरद आया पुलों को पार करते हुए, अर्थात शरद ऋतु रूपी बच्चा सारे मौसमों रूपी पुलों को पार करते हुए आ गया है। और कैसे आया है? अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए। अपनी वो ऐसा लगता है जैसे वो शरद रूपी बच्चा एक नई खरीदी हुई चमकीली चमचमाती हुई साइकिल पर आ रहा है, और वह साइकिल को कैसे ला रहा है? तेज चलाते हुए ला रहा है। इसी तरह ये कहना चाहते हैं कवि कि शरद ऋतु का मौसम बहुत तेजी से आ रहा है और सब पर प्रभाव डाल रहा है। और कैसे आ रहा है? घंटी बजाते हुए जोर जोर से। जब कोई भी बच्चा या बड़ा कोई भी नई चीज़ लेता है तो उसकी इच्छा होती है कि सभी उसको देखें, सराहें, उसकी प्रशंसा करें। तो वही स्थिति शरद ऋतु रूपी बच्चे की है। वो अपनी नई चमचमाती हुई साइकिल लेकर आ रहा है, तो वह चाहता है कि सब उसे देखें। तो वो घंटी बजाते हुए और जोर जोर से घंटी बजाते हुए आ रहा है। अर्थात कवि कहना चाहते हैं कि शरद ऋतु का जो मौसम है वह अपना प्रभाव चारों ओर फैलाते हुए सभी को शरद ऋतु के आने का आभास कराते हुए आ रहा है। चमकीले इशारों से बुलाते हुए पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को, और आते हुए वह क्या कर रहा है? अपने इशारों से बच्चों के झुंड को अर्थात समूह को अपनी ओर बुला रहा है। अर्थात बसंत ऋतु आने शरद ऋतु आने पर जो बच्चे हैं वो पतंग उड़ाने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो वातावरण इतना अच्छा होता है कि उसमें पतंग उड़ाई जा सकती है। तो जो बच्चे पतंग उड़ाने के शौकीन होते हैं या पतंग उड़ाने वाले होते हैं, वह शरद ऋतु रूपी बच्चा
उनको पतंग उड़ाने के लिए, बच्चों के उस झुंड को पतंग उड़ाने के लिए इशारों से बुला रहा है। अर्थात वातावरण इतना साफ, निर्मल और मनमोहक हो गया है कि वह बच्चों को आकर्षित कर रहा है कि बच्चे आएं और पतंग उड़ाएं। चमकीले इशारों से बुलाते हुए और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उड़ सके। इसके माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि उस शरद ऋतु के मौसम में आसमान इतना अधिक मुलायम, कोमल, निर्मल, स्वच्छ हो गया है कि बच्चे उसमें पतंग उड़ाने के लिए बहुत सुविधा महसूस करते हैं, बहुत अच्छा महसूस करते हैं। इसलिए कहते हैं उस शरद ऋतु रूपी बच्चे ने आकाश को मुलायम बना दिया है और बच्चों को इशारों से बुला रहा है कि वह आए और पतंग उड़ाएं। जबकि वास्तव में वातावरण में क्या स्थिति है कि शरद ऋतु का मौसम शुरू हो गया है और शरद ऋतु के कारण आसमान स्वच्छ, निर्मल हो गया है, वातावरण बिल्कुल अच्छा, मनमोहक हो गया है और पतंग उड़ाने वाले बच्चे पतंग उड़ाने की तैयारी में लग गए हैं या उनका मन करने लगा है कि वे पतंग उड़ाएं। और कौन सी पतंग? कि पतंग ऊपर उठ सके। उन्होंने आकाश को इतना मुलायम बना दिया है कि पतंग बहुत ऊपर उठ सकेगी, ऊंचाइयों तक जा सकेगी। क्यों? क्योंकि बरसात के मौसम में, भादों के महीने में और सावन के महीने में बरसात हो रही थी और उस बरसात में पतंग उड़ाना संभव नहीं था, बादल साफ नहीं थे, तो उस समय बच्चे पतंग नहीं उड़ा पा रहे थे। इसलिए उसने आसमान को साफ बना दिया कि पतंग जो बच्चे उड़ाएंगे वो पतंग बहुत ऊपर तक जा सके, ऊंचाइयों तक जा सके और बच्चे अपनी इच्छा अनुसार प्रसन्नतापूर्वक पतंग उड़ा सके। और पतंग कैसी है? दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज उड़ सके। ऐसा इसलिए किया है, कवि का मन कल्पना कर रहा है कि वो जो पतंग होती है वो कैसी होती है? दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज होती है। अर्थात यदि सामान्य तौर पर हम देखें तो उससे हल्की भी चीजें होती हैं और उससे ज्यादा रंगीन भी होती हैं, लेकिन कवि का मन कल्पना करता है तो वह कल्पना के आधार पर कह रहे हैं कि उससे हल्की, सबसे हल्की और रंगीन चीज पतंग है। दुनिया का सबसे पतला कागज उड़ सके। वो कहते हैं कि आसमान इतना साफ, स्वच्छ, मुलायम हो गया है। और क्यों हुआ है? कि दुनिया की सबसे पतली चीज अर्थात जो पतंग है वह उड़ सके। बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके। जो पतंग का फ्रेम होता है वो बांस की पतली कमानी से बना हुआ होता है, फिर उस पर रंगीन कागज लगता है तब पतंग बनती है। तो कहते हैं कि वो बांस की सबसे पतली कमानी आसमान में उड़ सके। अर्थात इन सारे उपमानों के माध्यम से वह कहना चाहते हैं कि पतंग आसमान में उड़ सके। इसलिए आसमान को साफ सुथरा बनाया गया है कि शुरू हो सके सीटियों, किलकारियों और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। और जब पतंग उड़ेगी बच्चे प्रसन्न होंगे तो बच्चे सीटियां बजाएंगे, किलकारियां मारेंगे और क्या होगा? बच्चों की तितलियों के समान नाजुक दुनिया जो है वो प्रसन्न होगी और वो सीटियां बजाएगी, किलकारियां मारेगी। अर्थात बच्चों को तितलियों के समान कोमल और रंग बिरंगा बताया गया है कि जिस तरह तितलियां कोमल होती हैं उस तरह बच्चे भी कोमल होते हैं और जिस तरह तितलियां रंगीन होती है उसी तरह बच्चों के मन में भी अलग अलग उमंगों भरी रंग भरे होते हैं। जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास, पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। जब वे दौड़ते हैं बेसुध, छतों को भी नर्म बनाते हुए, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए, जब वे पेंग भरते हुए चले आते हैं डाल की तरह लचीले वेग से अक्सर। कहते हैं कि ये जो बच्चे हैं जो पतंग उड़ा रहे हैं वो जन्म से ही अपने साथ कपास लाते हैं। कपास अर्थात रुई। बच्चे जन्म से अपने साथ कपास लाते हैं। इसका तात्पर्य है कि बच्चे इसी तरह कोमल होते हैं, इसी तरह नाजुक होते हैं जिस तरह रुई या कपास होती है। पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। बच्चे जब पतंग उड़ा रहे होते हैं तो उस समय उनके पैर बेचैन होते हैं, वो कहीं रुकते नहीं हैं, इधर उधर दौड़ते रहते हैं। तो जो ऐसा लगता है कि जो पृथ्वी है वो पृथ्वी चल रही है बच्चों के साथ साथ। तो वो कहते हैं कि एक ओर से बच्चे जा रहे हैं, दूसरी ओर से पृथ्वी दौड़ती हुई आ रही है, उन बच्चों के बेचैन पैरों के नजदीक या उनके पास आ रही है।
और जब वे दौड़ते हैं बेसुध, वो बच्चे बेसुध होकर दौड़ते हैं, उन्हें किसी भी बात की सुध बुध नहीं रहती कि छत कितनी गर्म है, धूप कितनी तेज़ है, या छत के किनारे तक जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कितनी तेज़ गति से जा रहे हैं। उन्हें किसी भी चीज़ की सुध नहीं होती, किसी भी चीज़ का वो ध्यान नहीं रखते। उस समय छतों को भी नर्म बनाते हुए वो बच्चे छतों को नर्म बना देते हैं, कोमल बना देते हैं। कैसे? क्योंकि इसके माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि जब वो बच्चे बेसुध होकर उन छतों पर दौड़ते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे वो किसी नर्म मुलायम गद्दे पर दौड़ रहे हैं। उनके अनुसार वो छतें नर्म होती हैं, जो कि वास्तव में बहुत कठोर और गर्म होती हैं। दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए, मृदंग एक बजाने का यंत्र है, तो कहते हैं कि बच्चे उन सारी दिशाओं को, जो चारों दिशाएं होती हैं, उन्हें मृदंग की तरह बजा रहे हैं। कैसे? जब सामान्य तौर से हम देखें तो बच्चे जब छतों पर पतंगों को पकड़ने के लिए, उड़ाने के लिए दौड़ते हैं तो धम धम की आवाज़ होती है। वो जो धम धम की आवाज़ होती है उसको कवि ने अपनी कल्पना के आधार पर मृदंग की आवाज़ के समान माना है, और माना है कि उस आवाज़ से चारों दिशाएं गूंज रही हैं, वो उन दिशाओं को मृदंग की भांति बजा रहे हैं। जब वे पेंग भरते हुए चले आते हैं डाल की तरह लचीले वेग से, अक्सर कहते हैं कि पतंग उड़ाते समय बच्चे डाल की तरह लचीले हो जाते हैं। अर्थात जिस तरह पेड़ की डाल लचीली होती है कि जिधर की ओर हवा का रुख होता है वह उधर ही मुड़ जाती है, उसी तरह वो बच्चे भी जिधर की हवा, पतंग का रुख होता है वो उधर ही मुड़ जाते हैं। और वे पेंग भरते हुए तेजी से, अपनी गति में तेजी भरते हुए वो चले आते हैं। छतों के खतरनाक किनारों तक उस समय गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती हैं महज एक धागे के सहारे। पतंगों के साथ वे भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे। कवि कहते हैं कि जब बच्चे पतंग उड़ाते हुए छत के खतरनाक किनारे तक पहुंच जाते हैं, खतरनाक किनारा वो किनारा कहलाता है जहां से अगला कदम रखते ही बच्चा छत पर नहीं या छत की मुंडेर पर नहीं, नीचे गिरने के लिए कदम बढ़ाता है। तो उस किनारे को छत का खतरनाक किनारा कहा गया है, जहां बच्चे का छत पर अंतिम कदम होता है। तो कहते हैं और उस समय वो गिरता नहीं है, तो गिरने से उसे कौन बचाता है? सिर्फ उसके रोमांचित शरीर का संगीत। कहने के लिए बच्चा बेसुध होकर तेज गति से दौड़ रहा था, लेकिन छत के खतरनाक किनारे तक आते ही वह रुक जाता है। क्यों? क्योंकि उसे रोक लेता है उसके ही रोमांचित शरीर का संगीत। जो उसके शरीर में पतंग उड़ाने का जो रोमांच भरा हुआ है, जो जोश भरा हुआ है, वह उसे वहीं पर रोक लेता है। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती हैं महज एक धागे के सहारे। जब बच्चा गिरने के लिए खतरनाक किनारे तक पहुंच जाता है, उस समय केवल एक धागे के सहारे कौन उन्हें रोक लेता है? रोक लेती हैं पतंग की धड़कती हुई ऊंचाइयां। अर्थात जो ऊंचाई पर पतंग उड़ रही है उसकी जो डोर है, जो उसका धागा है, जो बच्चे के हाथ में है, मात्र वही वह एक सहारा है जो उस बच्चे को गिरने से रोक लेता है। पतंगों के साथ वे भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे। रंध्र जो बच्चों के शरीर पर कोमल छिद्र होते हैं, तो कहते हैं उन रंध्रों के सहारे बच्चे भी पतंगों के साथ उड़ रहे हैं। अर्थात इसके माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि जिस तरह पतंग ऊंचाइयों पर उड़ती है, उसी तरह जो बच्चा है वह भी, उसके मन के भाव भी उड़ रहे हैं, वह भी ऊंचाइयों को छूना चाहता है। बच्चे के मन के भाव इसी तरह इतने ही ऊंचे होते हैं जिस तरह पतंग ऊंची होती है, और वह भी उड़ रहे हैं। अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं, तब तो और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं। पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। कहते हैं अगर इत्तेफाक कभी ऐसा होता है कि वो बच्चे छतों के खतरनाक किनारों से गिर जाते हैं और गिरकर बच जाते हैं। देखिए यहाँ पर ही कहा गया है कि बच्चे छतों के खतरनाक किनारों से गिरकर बच जाते हैं। तो यहाँ पर ये स्थिति लागू होती है कि हो सकता है कोई बच्चा 1 मंजिल से उड़ा रहा है, कोई बच्चा 6 मंजिल से उड़ा रहा है, कोई कितनी मंजिल से उड़ा रहा है। तो बच्चे के गिरने और बचने या गिरकर चोट खाना, इन सारी चीज़ों के लिए निर्भर करता है कि वह कितनी ऊंचाई से या कितनी मंजिल से गिरा है। तो कहते हैं यहाँ पर कवि ने इन सारी चीज़ों का जिक्र नहीं किया है, कवि ने सिर्फ और सिर्फ बच्चों के छतों से गिरने का जिक्र किया है। तो कहते हैं कि यदि बच्चे छत के खतरनाक किनारे से कभी गिर भी जाते हैं और गिरकर बच जाते हैं,
उनका भाग्य उनका साथ देता है और वह उससे गिरकर बच जाते हैं। तो ऐसा नहीं कि वो डर जाएं, वो फिर पतंग ना उड़ाएं, बल्कि क्या होता है वो और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं। वे बच्चे जब उनकी चोट ठीक हो जाती है वो दोबारा से सुनहरे चमकते हुए सूरज के सामने आ जाते हैं। कैसे निडर होकर, क्या करने के लिए कि पतंग उड़ाने के लिए। क्यों? क्योंकि उनके मन में अभी तक छत के किनारे से गिरने से पहले तक जो डर था कि यदि वो गिर गए तो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी अनहोनी हो सकती है, वो डर उनका समाप्त हो गया। उन्हें लगने लगा कि यदि गिर भी गए तो चोट लगेगी और वो सही हो जाएंगे। तो वो डर उनके मन का निकल गया, वो निडर हो गए और वो निडर होकर सुनहरे सूरज के सामने फिर से पतंग उड़ाने के लिए आ जाते हैं। और फिर से वही प्रक्रिया दोबारा होती है कि पृथ्वी और भी तेज घूमती आती है उनके बेचैन पैरों के पास, कि जिस गति से पृथ्वी आ रही थी पहले, उससे भी अधिक तेज गति से पृथ्वी उनके बेचैन पैरों के पास दौड़ती हुई चली आती है। अर्थात बच्चे जिस गति से पहले दौड़ रहे थे छतों पर, उससे भी अधिक तेज गति से बच्चे उन छतों पर दौड़ने लगते हैं। तो कवि इस कविता के माध्यम से यह बताना चाहते हैं कि बच्चों के मन में शरद ऋतु के आते ही उत्साह भर जाता है कि वो पतंग उड़ाएंगे और वो ऊंचाई पर जाकर, छतों पर जाकर पतंग उड़ाने लगते हैं। पतंग उड़ाने के लिए वो इतने बेसुध हो जाते हैं कि उन्हें ध्यान ही नहीं रहता कि वो कहाँ दौड़ रहे हैं। छत के खतरनाक किनारे तक दौड़ जाते हैं, लेकिन पतंग उन्हें महज एक धागे के सहारे उन्हें गिरने से रोक लेती हैं और उन्हें संभाल लेती हैं। इसलिए यहाँ पर कवि ने बहुत ही खूबसूरती से पतंग की विशेषताएं भी हमें बताई हैं कि दुनिया की सबसे पतली चीज़ है, सबसे रंगीन कागज़ है, सबसे हल्की कमानी है। इस तरह पतंगों की विशेषताएं बताते हुए कवि ने बच्चों के मन में पतंग उड़ाने के लिए आने वाले उत्साह का भी यहाँ पर बहुत सुंदर और सजीव चित्रण किया है। तो यहीं पर हमारी कविता पतंग, जिसके कवि आलोक धनवा जी हैं, यहाँ समाप्त होती है। धन्यवाद।